जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंजाइम इनहिबिशन। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंजाइम इनहिबिशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं, इंजाइम इनहिबिटर क्या होता है और इंजाइम इनहिबिटर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आज हमने कंपैटिटिव इनहिबिटर पढ़ना है, नॉन कंपैटिटिव, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर। सो इन चारों टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। व्हाट इज बेसिकली इंजाइम इनहिबिटर। अब इनहिबिटर वर्ड जब इंग्लिश में इसका सिनोनिम देखा जाता है या इसका मतलब देखा जाता है तो इसका मतलब होता है रोकने वाला। इंजाइम इनहिबिटर इंजाइम के एक्शन को रोकने वाला, एक ऐसा केमिकल जो कि इंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देता है, इंजाइम की सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को ख़त्म कर देता है, उसको हम इंजाइम इनहिबिटर का नाम देते हैं। अब डेफिनेशन ज़रा देखें तो बेसिकली अ केमिकल दैट अटैचेस विद एंजाइम्स बट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। एक ऐसा केमिकल जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होता। और दूसरा क्या करता है, एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट टेम्पररीली और परमानेंटली, और एंजाइम की एक्टिव साइट को आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर देता है। टेम्पररीली या परमानेंटली क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को साथ बाइंड करने की एबिलिटी ही खत्म कर देता है जब ये इनहिबिटर उसके साथ अटैच हो जाता है। इसको जरा डायग्रामेटिकली देखिए। लेट्स सपोज ये एक एंजाइम है और इसके ऊपर ये एक एंजाइम इनहिबिटर अटैच हो जाता है। अब ये इनहिबिटर एक तो प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नो, इनहिबिटर ऐसा केमिकल है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जब अटैच होता है तो एक तो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होता, दूसरा इस एंजाइम के साथ वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वो टेम्पररीली और या परमानेंटली अटैच हो जाता है। यानी कि अब ये एंजाइम के ऊपर जो इनहिबिटर है इसके लगने की वजह से ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं हो पाता, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो दिस इज हाउ मच एंजाइम इनहिबिटर इफेक्टिव। इस हद तक एंजाइम इनहिबिटर इफेक्टिव होता है कि अगर एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लग जाता है तो ये एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी को भी खत्म कर देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं करवा पाता। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम प्रीवियस बुक के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड था, मल्टीपल टाइम बोर्ड के अंदर आया करता था। व्हाट इज एंजाइम इनहिबिटर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स को हम अब देखते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड की पेयरिंग के अकॉर्डिंग, अगर ये चैप्टर बोर्ड की पेयरिंग में इंक्लूड होगा तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाएगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन एंजाइम इनहिबिशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर लग जाता है और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता, एंजाइम की एक्टिव साइट टेम्पररीली और परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, इस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। जब एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होके एंजाइम की कैटालाइज करने की एबिलिटी को खत्म कर देता है, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। अब सबसे पहली टाइप है एंजाइम इनहिबिटर की, दैट इज कंपैटिटिव इनहिबिटर। अब कंपैटिटिव कंपटीशन वर्ड से निकला है जिसमें मुकाबला करना जिसका मतलब होता है। अब जरा इसकी पहले डेफिनेशन देखिए। इनहिबिटर दैट रिजेंबल विद सबस्ट्रेट, एक ऐसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है, एंड कंपीट फॉर बाइंडिंग साइट, और एंजाइम की बाइंडिंग साइट के साथ जो है ना वो अटैच होने की कोशिश करता है, एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट एंड डज नॉट परमिट सबस्ट्रेट अटैचमेंट। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं डायग्रामेटिकली एक एग्जांपल को लेके। अब डियर स्टूडेंट्स, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अभी इनहिबिटर की बात नहीं करें। नॉर्मली सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड के साथ, सक्सिनिक एसिड क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड करता है और इस सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड जो कि प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है वो
तोड़ देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड करता है और उसको फ्यूमेरिक एसिड के अंदर जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और खुद डीटैच हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और जो है ना, ये भी मैंने बनाया है, दैट इज अ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अब होना तो ये चाहिए था, इस एंजाइम को बाइंड करना चाहिए था सक्सिनिक एसिड के साथ और उसको फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन के अंदर। हम पढ़े कंपैटिटिव इनहिबिटर। कंपैटिटिव इनहिबिटर में हमने बात ये की है कि इनहिबिटर जो है वो रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ शक्ल सूरत के हवाले से। ठीक है, तो अब जरा देखें, ये सक्सिनिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसका सबस्ट्रेट नॉर्मली जो हम पढ़ के आए हैं होना चाहिए सक्सिनिक एसिड। ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड करता है, उसको प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड के अंदर तोड़ना चाहिए इसको। लेकिन कंपेटिटिव इनहिबिटर सक्सिनिक एसिड का होता है मैलोनिक एसिड। गौर से देखें, ये इनहिबिटर है, मैलोनिक एसिड इज इनहिबिटर, सक्सिनिक एसिड इज सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। दोनों देखें जरा, इनहिबिटर दैट रिजेंबल विद सबस्ट्रेट। देखिए जरा, मैलोनिक एसिड जो है वो सबस्ट्रेट के साथ आपको नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर गौर से देखिए, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। एंड कंपीट फॉर बाइंडिंग साइट। और कंपेटिटिव इनहिबिशन के अंदर होता क्या है कि बजाय इसके कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड हो और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो, ये मैलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड के साथ कंपीट करता है और खुद आकर एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है जी, ये मैलोनिक एसिड जो है ये एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स, उसके नतीजे में क्या होता है कि अब इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसको उसने क्या कर दिया जी, इसको कर दिया ब्लॉक। ठीक है, इस मैलोनिक एसिड ने इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। अब ये एंजाइम जो है वो ना तो मैलोनिक एसिड को किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और ना ही ये एंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड करके इसको फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि मैलोनिक एसिड जो कि सक्सिनिक एसिड के साथ मिलता जुलता है स्ट्रक्चरली, तो ये सक्सिनिक एसिड के साथ कंपीट करता है, खुद एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर जाता है और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और एंजाइम की कैटालाइज करने की एबिलिटी को खत्म कर देता है। नॉर्मली ये होना चाहिए था कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड करता और उसको फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता, लेकिन सक्सिनिक एसिड का एक इनहिबिटर होता है मैलोनिक एसिड। दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, रिजेम्बलेंस है, इसलिए हम इसको कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब जरा डेफिनेशन देखिए, इनहिबिटर दैट रिजेंबल्स विद सबस्ट्रेट, इनहिबिटर दैट रिजेंबल्स विद सबस्ट्रेट एंड कंपीट फॉर बाइंडिंग साइट एंड ब्लॉक्स एक्टिव साइट। इसके साथ बाइंड किया इसने, सक्सिनिक एसिड को पीछे छोड़ दिया, खुद बाइंड कर गया कंपीट करने के बाद, और बाइंड करने के बाद एंड डज नॉट परमिट सबस्ट्रेट अटैचमेंट, और इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है ये मैलोनिक एसिड। और अब ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड के साथ बाइंड नहीं कर पाता, प्रोडक्ट के अंदर नहीं तोड़ पाता, यानी कि इस एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग की एबिलिटी को खत्म कर देता है ये मैलोनिक एसिड इनहिबिटर। कंपेटिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत क्या है, सेम है, रिजेम्बलेंस है, 100% सेम नहीं है लेकिन रिजेम्बलेंस आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होने की वजह से ऐसा इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब ऐसा इनहिबिटर, ऐसा केमिकल जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, खुद एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होता और एक्टिव साइट को ब्लॉक भी कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब सेकंड टाइप देखते हैं, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कंपेटिटिव है, कंपेटिटिव के अंदर तो रिजेम्बलेंस पाई जाती है ना। नॉन कंपेटिटिव की डेफिनेशन देखिए, नो रियल सिमिलरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, कि ऐसा इनहिबिटर जिसकी सबस्ट्रेट के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं मौजूद। ठीक है, एंड बाइंड टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। कंपेटिटिव इनहिबिटर एक तो ऐसा इनहिबिटर था जो कि सबस्ट्रेट के साथ सिमिलरिटी भी रखता था और एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करता था। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर है
जो कि एक तो जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट के साथ जो है वो सिमिलरिटी रखे, दूसरा ये एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड नहीं होता, अदर देन एक्टिव साइट जाके जब बाइंड करता है, और जिसकी वजह से इंजाइम की शेप ही डिफरेंट हो जाती है, अल्टर हो जाती है, और सबस्ट्रेट के साथ वो अटैचमेंट नहीं कर पाता। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम है जिसको हम नाम देते हैं सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। अब ये सक्सिनाइल कोए, इसको इसकी नाम की वजह से ही जो है ना वो इसके फंक्शन की वजह से इसको ये नाम दिया गया। बेसिकली करता क्या है, ये एंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड, और ये जो है ये सक्सिनिक एसिड है, और ये भी सबस्ट्रेट है, और ये भी सबस्ट्रेट है, और ये है जी कोए। ये एंजाइम क्या करता है जी, ये डियर स्टूडेंट्स, ये सक्सिनिक एसिड और को एंजाइम ए यानी कि को ए को बाइंड करता है, इन दोनों के साथ बाइंडिंग करता है, और इस सक्सिनिक एसिड और को ए को प्रोडक्ट के अंदर तोड़ देता है, जिसको हम नाम देते हैं सक्सिनाइल को ए का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक एंजाइम होता है सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब होता है बनाना, तो ये बेसिकली सक्सिनाइल कोए बनाता है। कैसे बनाता है, ये एंजाइम दो सबस्ट्रेट यानी कि सक्सिनिक एसिड और कोए के साथ बाइंड करता है। दोनों ये देखें जरा, दो जो है, एक ये सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड, दूसरा सबस्ट्रेट है जी कोए, दोनों इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, और ये एंजाइम उन दोनों सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट यानी कि सक्सिनाइल कोए के अंदर जो है वो तोड़ देता है इस तरीके से। अब जब डियर स्टूडेंट्स ये एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज जब सक्सिनाइल कोए बना लेता है, अब ये सक्सिनाइल कोए क्या करता है, ये आके इसी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या होता है जी, अदर देन एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, सक्सिनाइल कोए एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा। अब जब ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाता है इस तरीके से। अब ये एंजाइम फर्दर किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो एक ऐसा एंजाइम जो कि एक ऐसा इनहिबिटर जो कि अदर देन एक्टिव साइट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और इसको जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी को खत्म कर देता है, इसकी शेप को चेंज कर देता है, ऐसे एंजाइम को नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। कि एंजाइम ने सक्सिनिक एसिड और कोए के साथ को जो है वो कन्वर्ट किया सक्सिनाइल कोए के साथ। सक्सिनाइल कोए जो कोई प्रोडक्ट है इसी एंजाइम का, उसने क्या किया, ये इसी एंजाइम की एक्टिव साइट से उतरता है और अदर देन एक्टिव साइट जाके इसी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है सक्सिनाइल कोए, और इस एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। अब ये एंजाइम किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, इसकी जो है वो रोक देता है, और अब ये जो है वो एंजाइम फर्दर कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं करवा पाता। दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अदर देन एक्टिव साइट, जब भी कोई इनहिबिटर जो है अदर देन एक्टिव साइट एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट को या उसकी शेप को अल्टर कर देता है, और अब ये एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट नहीं करवा पाता, इस प्रोसेस को नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन का नाम देते हैं, और इस तरह के इनहिबिटर को नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब उसके बाद तीसरी जो है वो कैटेगरी, ये तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपेटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब आप केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन पढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे दो रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, और प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, और कुछ रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री के अंदर होते हैं कि एक दफा प्रोडक्ट बन गया तो वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। वैसे ही इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी होते हैं कि एक दफा ये इनहिबिटर अटैच हो जाए तो ये दोबारा कभी भी उससे डीअटैच नहीं होते। अब जरा देखते हैं कि होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करते हैं। इट मेक कोवलेंट बॉन्ड विद एंजाइम, कैन नॉट बी रिलीज्ड। ठीक है जी, अब होता कुछ यूं है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एंजाइम है और
ये उसके ऊपर आके कोई इनहिबिटर लग गया है, ये दिस इज इनहिबिटर। अब अगर इस एंजाइम के ऊपर कोई इनहिबिटर आके लगता है और ये इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब ये एंजाइम इस इनहिबिटर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और अब ये इनहिबिटर इस जोरदार तरीके से इस एंजाइम के साथ अटैच हो गया कि अब ये डिटैच नहीं किया जा सकता। हम जो मर्जी कर लें, इस इनहिबिटर को हम डिटैच नहीं कर सकते, यानी कि एंजाइम परमानेंटली जो है वो इस इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाता है और परमानेंटली डिसेबल हो जाता है कि वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करे। इस तरह के एंजाइम को इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और इस तरह के इनहिबिटर को इरिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम देते हैं। एक ऐसा इनहिबिटर जो कि जब किसी एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो अब ये उस एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और परमानेंटली अटैच हो जाता है और कभी भी डीटैच नहीं होता, यानी कि अब ये एंजाइम कभी भी किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता, हमेशा के लिए फेल हो गया है, हमेशा के लिए इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो गई है। इस तरह के इनहिबिटर को इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये आप समझ सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के अब ये इनहिबिटर डीटैच नहीं किया जा सकता एंजाइम के साथ, ठीक है जी। सो मेक कोवलेंट बॉन्ड विद एंजाइम कैन नॉट बी रिलीज्ड बाय एंजाइम एक्टिव साइट, और अब इसकी एक्टिव साइड से कभी भी रिलीज नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक के ना साइड बॉक्स में एक बनी हुई है और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसको आपने याद रखना है कि बेसिकली पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो है, जो कि यहां पे भी बताया हुआ और साइड बॉक्स में भी जो है वो इकट्ठा कंबाइन करके मैं इसकी एक ही जो है ना वो एग्जांपल दे रहा हूं। पेनिसिलिन एक किस्म की एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन क्या करती है, हम आपको पता है जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है बैक्टीरियल, तो हमें बहुत सारी जो मेडिसिन हम खाते हैं वो पेनिसिलिन से मिलकर बनी होती हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का तो आपको पता होगा कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, जब हम ये इनटेक करते हैं तो ये पेनिसिलिन क्या करती है, ये एज अ इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है और बैक्टीरियल एंजाइम के साथ जाके परमानेंटली अटैच हो जाती है उन बैक्टीरियल एंजाइम के साथ जो कि जिन्होंने बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाना था, ठीक है जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस बैक्टीरिया को मारना है, उसकी फर्दर ग्रोथ को रोकना है, तो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जब हम यूज करते हैं तो ये पेनिसिलिन एक किस्म का इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। कैसे? ये पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया के जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जिन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल बनानी थी, हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि बैक्टीरिया को जिंदा रखने वाली, बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने वाली जो चीज है उसकी सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होगी बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो जब ये पेनिसिलिन उस बैक्टीरियल एंजाइम को जाके परमानेंटली अटैच हो जाएगा, जिस बैक्टीरियल एंजाइम ने बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाना है, तो जब पेनिसिलिन उस बैक्टीरियल एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर गई, ठीक है, जिसने बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाना है, तो अब बैक्टीरियल सेल वॉल ही नहीं बन पाएगी। पेनिसिलिन बेसिकली उस एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाती है। परमानेंटली बैक्टीरिया का वो जो एंजाइम है वो सेल वॉल को बना ही नहीं पाता, और हम कहते हैं ये पेनिसिलिन चूंकि परमानेंटली अटैच हुई है, इट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ये कभी भी उतरती नहीं है, और पेनिसिलिन की वजह से उस बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती, बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है जी, ये पेनिसिलिन इज एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जब भी ये बैक्टीरियल, जब भी इसको लिया जाता है देन एंटीबायोटिक, तो ये बैक्टीरियल एंजाइम जिसने बैक्टीरिया की सेल वॉल बनानी होती है उसको जाके जो है ना वो बाइंड होता है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती और परमानेंटली अटैच होता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसके साथ। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। उसके बाद है जी रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर आप मतलब भी समझ सकते हैं, ऐसा इनहिबिटर जो कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि वीक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक ऐसा इनहिबिटर जो है जो कि जब किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, तो ये डीटैच होने की भी एबिलिटी रखता हो। ठीक है जी, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो कि ये इनहिबिटर है, ये अटैच भी हो सकता है, ये डीटैच भी हो सकता है एंजाइम से। ठीक है, तो इस तरह के इनहिबिटर को हम नाम देते हैं दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कब कोई इनहिबिटर किसी भी एंजाइम से हम डीटैच कर सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका ये है
हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जब इंक्रीज कर देते हैं बहुत ज्यादा तो इनहिबिटर खुद ब खुद डीअटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। जब सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज इस इनहिबिटर यानी कि मेलोनिक एसिड के साथ अटैच होता है, इस कंपेटिटिव इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाता है जो कि इसकी एक्टिव साइट को टेम्पररीली ब्लॉक करता है। ये मेलोनिक एसिड इस इनहिबिटर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, वीक बॉन्ड बनाता है। अब अगर हम क्या करें, हम चाहते हैं कि इस मेलोनिक एसिड को डीअटैच कर सके और सक्सीनिक एसिड को इसके साथ अटैच करवाया जा सके, तो हम क्या करते हैं, अगर सक्सीनिक एसिड की हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो ये मेलोनिक एसिड कंपेटिटिव इनहिबिटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डीअटैच हो जाएगा, उतर जाएगा। तो यही चीज आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि अगर हम चाहते हैं किसी भी रिवर्सिबल इनहिबिटर को डीअटैच करना, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और आपकी बुक के अंदर भी मेलोनेट की एग्जांपल दी हुई है कि मेलोनिक एसिड या मेलोनेट को हमने उतारना चाहते हैं तो हम सक्सीनिक एसिड की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। मेलोनेट या मेलोनिक एसिड खुद ब खुद जो है ना उतर जाएगा, ये इनहिबिटर खुद ब खुद डीअटैच हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर, कंपेटिटिव भी है, रिवर्सिबल भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है जी, तो आपकी बुक के अंदर एक साइड बॉक्स में एस्प्रिन की भी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसकी भी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि हम चैप्टर नंबर 4 में जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो तब हमने लिपिड की एक टाइप पढ़ी थी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये इन्फ्लेमेशन, ऐसा लिपिड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हमारी वेसल्स के अंदर भी जो है ना इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हेडेक हो जाती है, सर दर्द हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपको सर दर्द हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन काज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का एक इनहिबिटर होता है जी एस्प्रिन। एस्प्रिन, अब एस्प्रिन उस एंजाइम के ऊपर आकर अटैक करता है या प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर जाके बाइंड करता है और एस्प्रिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन कर देता है। ठीक है, एस्प्रिन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एक किस्म का इनहिबिटर है। ये एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने ही नहीं देता। तो डिस्प्रिन की गोली जब आप खाते हैं, डिस्प्रिन का आप फार्मूला पढ़े, उसके अंदर एस्प्रिन होता है। मैंने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है जी, और आपको हेडेक हो सकता है। तो एस्प्रिन, जब आप डिस्प्रिन की गोली खाते हैं उसके अंदर एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन क्या करता है, इसका प्रोस्टाग्लैंडिन का इनहिबिटर है, ये उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है और आपको जो है सर दर्द से आराम आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। इन तमाम प्रोसेसेस को, जितने भी इनहिबिटर है उनके एक्शन को एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह।